हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, पैटर्न क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का, कंटेंट क्या कहाँ से ले और आंसर राइटिंग कैसे करे, और लास्ट में रहेगा कि आप एग्जाम को जाते हो कैसे आंसर, मतलब क्या माइंड में रखना चाहिए आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कौन सा भी सब्जेक्ट आप लोगे, समझो जीएस 1 या 2 या 3 या 4, कौन सा भी लोगे, तो स्टार्ट आप यहाँ से कीजिएगा। पहले आप सिलेबस को पढ़िए और फिर आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मतलब जो भी आपका जो कंटेंट रहेगा वो पढ़ सकते हो, या आंसर राइटिंग जो भी रहेगा वहाँ पे वहाँ से आप कर सकते हो। क्योंकि जो सिलेबस रहता है वो पूरा इंटीग्रेट करता है आपके जो भी आंसर्स रहेंगे ना, तो उसे इंटीग्रेट करने में मदद करता है। और जो भी कीवर्ड्स रहते हैं यहाँ से देखिए, परसुएशन हो गया, या फिर सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, टॉलरेंस, एम्पैथी, या फिर जो भी कीवर्ड्स रहते हैं, तो वो मदद करते हैं कैंडिडेट्स को आंसर करने में। तो हम देखते हैं सिलेबस में पहली लाइन क्या है। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पूरा क्रक्स बताएगी कि ये चाहते क्या है इस पेपर से। तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड। देखिए, आपका एटीट्यूड चेक होगा, मतलब आप कैसे रिएक्ट करते हो किसी भी सिचुएशन में। फिर अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी। अभी इंटीग्रिटी कैसी है आपकी पब्लिक लाइफ में, फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे रखते हो आप अलग अलग इश्यूज में। फिर कॉन्फ्लिक्ट फेस बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। मतलब अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं सोसाइटी में, तो आप कैसे फेस करते हो। और केस स्टडी अप्रोच भी डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये सब चीजें डिसीजंस लेने में। तो ये कुछ कुछ ब्रॉड एरियाज है जो ये कवर करेंगे। तो ठीक है, इसमें से आपको पता लग गया कि ये क्या चेक कर रहे हैं। और एक बात, जो भी आप आंसर्स लिखते हो, तो ऐसा मत समझिएगा कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जस्ट अभी अपने ग्रेजुएशन किया है तो उसी तरह से आपको लिखना है। बस आपको एक माइंड में ये रखना चाहिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर ही है, और उसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन दिया है, तो आप उस क्वेश्चन को एक एज एन आईएएस ऑफिसर कैसे सॉल्व करोगे। अगर वो माइंड में रहा ना, तो आपकी जो क्वालिटी है ना वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो पहला देखते हैं एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस है। फिर इसमें क्या है, तो एथिक्स का एसेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एथिक्स के ह्यूमन एक्शंस में। फिर डायमेंशन क्या है एथिक्स के। फिर प्राइवेट पब्लिक लाइफ रिलेशनशिप में आप कैसे एथिक्स को यूज करते हो। फिर ह्यूमन वैल्यूज, वो कहाँ से आपको मिलते हैं, तो ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर फैमिली का क्या रोल है, सोसाइटी का क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या है वैल्यूज इनकलकेट करने में। तो ये हो गया पहला टॉपिक। फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड में क्या है, तो उसका क्या है कंटेंट, स्ट्रक्चर क्या है, एबीसी मॉडल क्या है, फंक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर। तो थॉट अलग रहता है, बिहेवियर कुछ अलग करता है। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, ऐसा भी होता है कभी कभी। या फिर कुछ कुछ लोग कर सोचते भी वही है और करते भी वही है, उसे इंटीग्रिटी बोलते हैं। ठीक है। देखिए, फिर मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड दोनों में क्या अंतर है, क्यों ज्यादातर अभी क्वेश्चन आया था कि यूथ को काफी आप नेगेटिव टर्म से हम देखते हैं कि कि पॉलिटिकल एटीट्यूड में एथिकल एटीट्यूड एटीट्यूड नहीं रहेगा या एथिक्स नहीं रहेगा, तो आप कितने तक जस्टिफाई कर सकते हो ये क्वेश्चन को। मतलब देखिए, क्वेश्चन काफी सिंपल ही रहते हैं। बस आपको जो एक एंगल इसका जो टच रहता है, फिलोसफी वाला टच देना चाहिए। मतलब फिलोसफी नहीं कह सकते, एथिक्स वाला टच देना चाहिए। फिर सोशल इन्फ्लुएंस, परsuasion, ये क्या ये क्या चीज है, डेफिनेशन क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। मेजरली आप देखिए, जो भी ब्रॉड टॉपिक्स है उसके एक 3 से 4 एग्जांपल्स आप रेडी रखिए। एक पर्सनल लाइफ से, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे। अगर आपने इतना भी कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई 130 के अबाउ 130 अराउंड तो मिलने ही मिलने हैं, अगर इतना अच्छा स्कोर रखा है। और वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा है और आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हो। बस आपने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ऑनेस्टी पूछा है, तो ऑनेस्टी के ऊपर 10-12 एग्जाम्पल दे दिया और हो गया, मुझे नहीं मिलेगी मार्क्स, तो ऐसा नहीं रहता है। वो फ्लो मैटर करता है, इसलिए जो टॉपर्स कॉपीज है वो भी मैटर करते हैं। मैं आगे बताऊंगा इसको कैसे यूटिलाइज करना। ठीक है। बाद में एप्टीट्यूड आता है, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है सिविल सर्विस के, तो इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। देखिए, ये वैल्यूज होने चाहिए सिविल सर्विस। बस यही वैल्यूज नहीं, इस वैल्यू को होने से ऐसा कुछ नहीं होता, पर इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बस हाँ, आपको आता है बाबा, हाँ ठीक है, हम तो ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमने जो भी डिसीजन लिया है वो अभी लॉ में लिखा है तो हमने ले लिया है, इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो इसमें कंसाइंस भी आता है। आपके अंतरात्मा क्या बोलती है। तो समझो एक लेडी आती है, ओल्ड लेडी, आपके तरफ, आपके यहाँ, और उसे उसके पास आधार कार्ड नहीं है, और एक स्कीम है कि आधार कार्ड जिसके पास होगा उन्हें ही बेनिफिट मिलेगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप दोगे इसे। तो लॉ तो कहता है कि आपको इसे नहीं देना चाहिए, और आपका कंसेंस कहता है ये बुरी औरत है, काफी दूर से आई है, तो शायद इसे मिल सकता है। तो चलिए, एक
आपने दे भी दिया सिंपैथी, आके आपने दे दिया, पर यही बूढ़ी औरत ने और 15-20 लोगों को लेके आई कि बोला इधर देखो फ्री में मिल रहा है, भले आपके पास आधार कार्ड नहीं रहा तो भी मिलेगा। तब आप क्या करोगे? तो इसका जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस है वो भी आपको देख के ही डिसीजन लेना पड़ता है। बस ये शॉर्ट टर्म में देख के आपको डिसीजन लेगे तो फिर आगे जाके और दिक्कतें आ सकती है। और ये रियल लाइफ एग्जांपल है, किसी आई गेस कौन से तो आईएएस ने का भी एक ऐसा ही एग्जांपल हो गया था कि ऐसे किसी को सिंपत्ति दिखा के उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, तो उससे और थोड़ा सा सुपरविजन पर जो सुपरवाइजर थे उन्होंने बताया फिर ऐसा नहीं डिसीजन लेना चाहिए। तो ये प्रोबेशनरी ऑफिसर थे इसलिए इनको कुछ लगा नहीं। और पर आपको इसमें से ही सीखने मिलता है, यही एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कंसेप्ट क्या है उसके। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे को लगता है, क्योंकि ये प्रिपरेशन में ही आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ही स्ट्रांग नहीं है तो आपको और दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आप हैंडल ही नहीं कर सकते वो प्रेशर और ये सब। यूटिलिटी क्या है इसका, एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। मतलब देखिए, अगर आपने ये जीएस4 अगर अच्छे से किया ना तो आपको ऑलमोस्ट एक मोक्ष प्राप्ति होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो भी वैल्यूज बताए गए हैं ना तो वो अपने आप हलो मतलब थोड़ा थोड़ा तो क्यों ना, पर आपके अंदर वो इम्बाइब होते रहते हैं। जो भी आप पढ़ोगे, अभी देखिए आप एम्पैथी पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा सहानुभूति भी दिखानी चाहिए, दिखानी इन द सेंस रहनी चाहिए। फिर टॉलरेंस रहना चाहिए, मतलब फटक से इतना ही रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में भी फर्क है। ठीक है, फिर बाद में आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स फिलोसोफर्स। अभी देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो क्रक्स इसमें ही है। ये सब जो टॉपिक्स है तो इसका क्रक्स इसी में आता है। क्यों? अभी आपने कौन सा भी क्वेश्चन देखा समझो, ठीक है, फाउंडेशनल वैल्यू, ठीक है, आपने देखा इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी में क्या आता है, कौन से इंटीग्रिटी में मॉरल फिलोसोफर आ सकते हैं? तो गांधी जी का आ सकते हैं, गांधी जी ऑल टाइम फेवरेट है। ठीक है, वो लिख सकते हो, तो दूसरे भी देखना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम आ गए, तो वो जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये फिलोसोफर्स आ गए। देखिए, आपको इसको कनेक्ट करके भी आप कर सकते हो, इंटीग्रिटी आया तो उसके एग्जाम्पल से एपीजे अब्दुल कलाम भी दे सकते हो। फिर ये इंडिया से हो गए, वर्ल्ड वाइड कौन से, सोक्रेट्स हो गए या फिर जो भी हो गए, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, इवन स्वामी विवेकानंद भी हो गए इंडिया से। तो ये सब कंट्रीब्यूशन क्या है मॉरल थिंकर्स का, वो थोड़ा बहुत। और इतना टाइम मत दीजिएगा कि आप एक 5 to 6 पेजेस बना रहे एक मॉरल थिंकर पर। हार्डली एक पेज मैक्स बनाना चाहिए, एक पेज भी बहुत ज्यादा हो गया, हाफ पेज ही बनाना चाहिए हर एक मॉरल थिंकर पर। और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 10 to 15 मॉरल थिंकर्स आपको मतलब रट के लेने चाहिए आपने, मतलब पूरा घोट के पी जाना चाहिए उसे। मतलब कौन सा भी क्वेश्चन आया तो उसमें कौन सा मॉरल थिंकर आ सकता है वो आपको फटक से दिखना चाहिए, और उनकी जो भी थ्योरी रहेगी, जैसे गौतम बुद्धा का गोल्डन मीन है या फिर मध्यम मार्ग है, तो वो आपको कहाँ कहाँ कोट करने आएगा। जो एक्सट्रीम सिचुएशंस रहते हैं, मतलब आपको देना ही नहीं है और पूरी तरह से देना है, तो उसमें से आपको मिडल पाथ ही रहना चाहिए। तो ये जस्टिफाई कर सकते हो आपके आंसर्स में। तो उसके बाद आता है पब्लिक सर्विस वैल्यूज, इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या है, स्टेटस क्या है इसका, प्रॉब्लम्स क्या है, एथिकल कंसर्न्स क्या है, डिलेमास क्या होते हैं। डिलेमा क्या होता है, तो दो वैल्यूज के बीच में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मतलब एक वैल्यू थोड़ा सबसाइड हो जाएगी। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, पर आपको किसी ने कोई ना कोई तो एक चूज ही करना ही पड़ता है। मतलब किसी को तो भी कम देखना ही पड़ेगा, और वो कम क्यों देखना है वो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फिर लॉ, रूल, रेगुलेशन, कंसाइंस। देखिए कंसाइंस यहाँ पर भी आ गया। लॉ, रूल, रेगुलेशंस एक तरफ और एक कंसाइंस एक तरफ रहता है। आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे ये क्या है। तो ये सोर्सेस है अपने इथिकल गाइड करने के, मतलब आपको एक इथिकल गाइडेंस देते हैं। आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है, आपको पता रहता है। पर कभी कभी लॉ बोलता है कि ये कर दो, और आपको पता है ये गलत है, और कंसाइंस बोलता है ये सही है, तो आप किसका सुनोगे, कंसाइंस का सुनोगे या फिर लॉ और रेगुलेशंस का सुनोगे? तो वो आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है कितना क्या, कितनी इंटेंसिटी या कितना ये सिचुएशन है। फिर एथिकल इश्यूज क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। अभी देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, इवन यूक्रेन। अभी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉर को जस्टिफाई करिए, अभी वॉर को कितना जस्टिफाई करोगे। अभी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया था, मेजर इंडिया, इंडिया का कुछ भी क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल रिलेशन पे, तो आपको पहला इतना पता रहना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हमें सब कुछ करना है। मतलब नेशन का इंटरेस्ट रहेगा तो भी हम इशू उठाएंगे। मतलब अगर हमें वॉर को जस्टिफाई भी करना पड़े तो भी चल जाएगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। पर जनरली एंड में तो यही बताना चाहिए कि वॉर तो लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए, ना कि फर्स्ट। ठीक है, बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। प्रोबिटी क्या है, तो हॉनेस्टी है। हॉनेस्टी रहता है क्या, आप पढ़िएगा मुझे बता दीजिएगा। प्रोबिटी क्या रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसका कंसेप्ट क्या है पब्लिक सर्विस में। फिर फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस का प्रोबिटी में। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये आरटीआई एक्ट आया। फिर मतलब आगे ही आरटीआई एक्ट आया। फिर कोड ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट,
सिटीजन, चार्टर वर्क, कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी आपको बढ़ाना है अच्छी से, मतलब अमेजोन की डिलीवरी नहीं रहती है ये, आप जो भी सर्विस करोगे पब्लिक के लिए तो वो सर्विस रहती है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पब्लिक फंड्स को कैसे यूटिलाइज करते हो। फिर चैलेंजेस क्या आते हैं, करप्शन, फिर अभी आपके पास पैसा आ गया तो आप करप्शन को भी करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो आपने देखा है कि कुछ कुछ ऑफिसर्स ने कुछ 18 करोड़, आई गेस MG नरेगा का कुछ तो आया था कि 18 करोड़ एक महिला, आई गेस मेल फीमेल ऑफिसर ने अपने घर में रख दिए थे, पूरे के पूरे कैश, वो भी 18 करोड़ कैश थे। तो ऐसे भी केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो वो ना हो तो उसके उसके चैलेंजेस क्या रहेंगे, और उसको आप सिर्फ चैलेंजेस नहीं है ये ठीक है, उन्होंने बता दिया चैलेंजेस, पर आपको ये भी देखना है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सब आपने हमने अभी तक पूरा डिस्कस किया, इसी के ऊपर जैसे केस स्टडीज बनते हैं, तो ये सब आपको यूटिलाइज करना है केस स्टडीज में ही, मतलब दोनों इंटरलिंक है। ऐसा मत समझिए कि केस स्टडी अलग से पढ़ना है और ये थ्योरी अलग से पढ़ना है, तो ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अभी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे, इन शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है वो हम देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, तो टोटल 12 से 13 क्वेश्चन रहते हैं, डिपेंड करता है वो एग्जामिनर पर, और टोटल रहता है 250 मार्क्स का। तो 12 क्वेश्चन कैसे डिवाइड करते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दोनों पार्ट 125 मार्क्स के रहते हैं। पार्ट वन पूरा थ्योरी रहता है, जैसे हमने बताया कि कंसेप्ट रहते हैं, कभी कभी कोटेशन देते हैं तो उसे आपको इलेबोरेट करना पड़ता है एग्जाम्पल के साथ। कुछ कुछ थ्योरीज पूछते हैं जो कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है कि इसके टर्म्स और कीवर्ड्स सच में ये रिलेट कर पा रहा है क्या, तो वो भी थ्योरी में समझ में आ जाएगा। पार्ट टू पूरा केस स्टडीज पे रहता है, बड़े बड़े केस स्टडी रहते हैं, एक एक पेज भर के, कभी कभी एक पेज भर के पूरा आधा पेज, मतलब 1.5 पेज तक रहता है इनका केस स्टडी। और उसके वो नीचे अगर ऑप्शन दिए तो ठीक, नहीं तो आपको लिखना पड़ता है प्रोज और कॉन्स, पर आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर और जनरली जो पहला थियरी का पार्ट रहता है, समझो अभी ये दो तीन, तो तीन में कभी कभी सब पार्ट भी रहते हैं, A B C भी रहता है, या फिर A B ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसको भी डिवाइड किया जाता है 5-5 मार्क्स में, या फिर 10-10 मार्क्स में, जैसा उनके हिसाब से। फिर मोस्ट क्वेश्चन, फिर ये हो गया, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ऐसा नहीं कि आपको स्किप करना है, मतलब सिर्फ 1 2 3, मतलब ये तीन में से किसी भी दो को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं रहता है, ये पूरा कंपलसरी पेपर रहता है, सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। लगा तो आपको ये थ्योरी पार्ट कैसे सॉल्व करना है उसके रिगार्डिंग आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन या फिर लाइक कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि इसके आगे का पार्ट बनाना है या नहीं, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं, अभी ठीक है क्वेश्चन पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, तो अभी हम पढ़े कहाँ से, तो ये बड़ा सवाल रहेगा, तो चलिए वो भी सॉल्व करेंगे। तो कंटेंट तो आपको भर भर के मिल जाएगा, अभी नया नया कुछ तो मार्केट में भी काफ़ी सारे नए नए बुक्स और ये मटेरियल आ रहे हैं, तो उसके पीछे आप जा सकते हो, अगर आपको लगा कि अच्छा कंटेंट है, हो सकता है कवर हो रहा है, अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से एथिक्स का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है विजन आइज का ये, तो वो आप ले सकते हो। उनलाइज का भी आई गेस प्रहार सीरीज है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। फिर लेक्सिकन है, वो की टर्म्स के आपको डेफिनेशन अच्छे से, मतलब उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है, तो वहाँ से भी आप रट के रख सकते हो। फिर जी सुब्बाराव की भी एक बुक आती है, तो वहाँ वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये 4 मेजर सोर्सेस है एथिक्स के लिए। आपको अगर दूसरा कोई सोर्स भी मिला रहेगा तो वो भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है वो कितना अच्छा है। और जब आपका एक कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा एग्जांपल्स के साथ, तब आप देखिएगा जो टॉपर्स कॉपीज रहते हैं तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। इवन जो IAS विशाखा मैम है, और आई गेस ऑल इंडिया रैंक 6 है उनका, तो उनकी जो कॉपीज आई गेस 160 मिले हैं उनको 250 में से GS4 में। तो उनका जो प्रेजेंटेशन है, मतलब आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। और इवन जो फ्लो रहता है एक आंसर में, जो फ्लो इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, तो वो भी इतना सही लिखा है उन्होंने, तो वो आप देख सकते हो। फिर गरिमा लोहिया जो ऑल इंडिया रैंक 2 आई है अभी 2022 में, तो उनका भी आप पेपर देख सकते हो, वो भी काफी बेहतरीन, मतलब एक्सेप्शनल, उनका भी अच्छा है, 140 के अराउंड ही इनका स्कोर भी है। तो यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं एग्जाम्पल का, वो इंपॉर्टेंट रहता है इस पेपर में, और मेन फ्लो भी रहता है, और डिमांड भी देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये सब इंटीग्रेट हो गया तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कंटेंट का तो इशू हो गया अभी। तो आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, तो पहली बात तो आपका एक तो कंटेंट अच्छी तरह से आपको स्ट्रांग होना चाहिए, अगर नहीं भी रहा तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एथिक्स पेपर है, आपको जो मन में आया वही लिखना है, बस आपको उसका एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए। तो उस स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा आपको एक
थिंकर फिलोसफी आ गया, कोट्स आ गए इंट्रो और कंक्लूजन में। आप विशाखा मैम की कॉपी देख सकते हो, उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इंट्रो में भी कोट किया था कभी कभी, और मेजरली तो उन्होंने कंक्लूजन में ही अच्छे से कोट किया है, क्योंकि जब मार्क्स देने की बारी आती है तो कंक्लूजन पढ़ के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट रहता है एग्जामिनर का भी, तो वहां पर भी एक एज मिल जाता है अगर आपने कोट भी किया तो। और वो कोट भी उतना स्ट्रांग रहना चाहिए, उतने उसके मतलब क्वेश्चन जो पूछा है उसके रिगार्डिंग ही होना चाहिए। मतलब एजुकेशन पे पूछा और फिर बोले हरी बाजी को जितना यही आता है, तो ऐसा हो गया, फिर काम ही हो गया आपका। फिर आपको एग्जाम्पल्स भी काफी ज्यादा देने हैं, मतलब कितने एग्जाम्पल्स देने वो भी आपको टॉपर्स कॉपी से ही मिलेंगे कि कितने एग्जाम्पल्स और कैसे देने हैं, मतलब कितना शॉर्ट में देना रहता है। क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल देना बैठे कि हाँ बाबा एक बूढ़ी औरत आई थी, फिर मैं केबिन में था और फिर उसने नॉक किया, फिर उसके पास आधार कार्ड नहीं था, तो इतना नहीं लिखना है, एक दो लाइन में ही क्रक्स में लिखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास स्पेस भी नहीं रहती उतनी, तो आपको दूसरे एग्जाम्पल्स भी कोट करने रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स कैसे कोट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये जीएस पेपर जो बाकी के जीएस पेपर है, जैसे जीएस टू में थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी मांगी जाती है कि आपको जजमेंट्स वगैरह है वो कोट करके आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, पर इसमें ऐसा जस्टिफिकेशन का कुछ सवाल ही नहीं आता। जस्टिफिकेशन इन शॉर्ट बोल सकते हो कि आपको थिंकर फिलोसफी का थोड़ा सा रेफरेंस लेके आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ता है, जो भी आपका स्टैंड रहेगा वो भी केस स्टडी में रहता है। इवन कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक का भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा थिंकर फिलोसफी या फिर कोट्स वगैरह भी आपको डालना चाहिए। मतलब जितना इंटीग्रेट हो सकता है उतना इंटीग्रेट कीजिए, और ऐसा भी नहीं कि आपको जजमेंट्स नहीं लिखने हैं इसमें, ऐसा भी कुछ नहीं है। जजमेंट लिख सकते हो, उल्टा अच्छा हो जाता है। जजमेंट लिखने के बाद आपको और ऑथेंटिसिटी इसमें भी बढ़ सकती है, पर ऐसा मत कीजिएगा कि इसमें जजमेंट ही लिखते जा रहे हो, तो ये जीएस टू का ही पेपर लगेगा। तो ऐसा नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो। अभी प्राइवेसी पे क्वेश्चन आया तो पुट्टा स्वामी का केस ऐसा रेफर इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो प्राइवेसी का, कि एक राइट फंडामेंटल राइट किया गया है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, मेजरली चेक्स आवर एटीट्यूड। फिर उसके बाद आता है ओपनिंग द क्वेश्चन। अभी ओपनिंग द क्वेश्चन क्या रहता है, अभी एक क्वेश्चन दिया है, मेजरली कोर्ट्स के रिगार्डिंग ही अच्छा लागू होता है। जो भी कोड दिया रहता है तो उसे थोड़ा ओपन करने के एज अ शॉर्ट ऐसे आप देख सकते हो कोड को भी, मतलब एक दो पेज में आपको लिखना है, पर एक शॉर्ट ऐसे की तरह ही देख सकते हो उसको, डिकोड करने आना चाहिए बस आपको। वो भी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे और डेप्थ में वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और लाइक भी कर सकते हो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, वही हो गया ओपनिंग द क्वेश्चन, मतलब डाइवर्सिफाई करना रहता है क्वेश्चन को, कैसे करेंगे तो कौन से डायमेंशंस लिखने हैं, मतलब जो भी आपका जो जीएस पेपर्स है 1 2 3 4 उसी के डायमेंशंस लिखने रहते हैं, पर अभी इसमें अलग रहता है। इसमें जनरली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ये आप लिख सकते हो, पर वो डिपेंड करता है डिमांड क्या है क्वेश्चन की। उस डिमांड को अगर फुलफिल करता रहेगा तभी आप डायमेंशन लिखें, वरना आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी आपके स्ट्रक्चर में आता है, स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन का, तो वो आप कर सकते हो बाद में। और जैसे मैंने बताया आपको पूरे मेंस प्रिपरेशन में आपको यही सोच के बैठना रहता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर ही है। ऐसा मत समझिए कि आप स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है और मैंने अभी तक कुछ पास ही नहीं किया और बस ऐसे ही चल रहा है मेरा, बस जग सुना सुना लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बी एन ऑफिसर लाइक टू बी एन ऑफिसर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और टाइम कंस्टेंट तो काफी बड़ा फैक्टर आता है इस पेपर में, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ रटा रटाया ज्ञान तो आपको लिखना नहीं है कि आपने हाँ थोड़ा सा रट लिया। जो जो कुछ कुछ ऑप्शनल्स में आपको थोड़ा सा रट के ही जाना पड़ता है, तो वो आपको रट के लिख सकते हो, पर इसमें ऐसा नहीं है। अभी ये क्वेश्चन अलग है तो उसकी डिमांड भी अलग रहेगी, उसका कंटेक्स्ट भी अलग रहेगा, और उसकी जो बॉडी रहेगी वो भी अलग रहेगी, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए उसका टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है। तो टाइम कंस्टेंट के लिए आपको एक ही चीज है जो कि आपको मेजरली आपको पता ही रहेगी, वो क्या है, तो प्रैक्टिस 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 बस। और प्रैक्टिस कब कितना और कहाँ करना है वो भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने देना चाहिए मेरे हिसाब से ये पेपर को अच्छे से आपको एक बेसिक रीडिंग अंडरस्टैंडिंग आ गई कि आपको क्या करना है, तो फिर प्रीलिम्स के बाद आपको बस ब्रशअप करना रहता है एग्जाम्पल्स का, और आपको बस कोट करना रहता है कि कहाँ क्या बैठेगा इधर। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बाकी सब संविधान पढ़े और जो हमें लगता है अच्छा बस वही उठाया। साउथ अफ्रीका से अलग उठाया, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस उठाए, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर उठाया। तो वैसे ही आपको एथिक्स में भी वैसे ही करना है। जो भी क्वेश्चन दिखा तो इसमें क्या क्या बैठ सकता है ये आपके सिलेबस में से, तो वही आपको फिट करना रहता है अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अभी
महायुद्ध में जाते वक्त, मतलब मेंस के पेपर में जाते वक्त, तो आपको क्या माइंड में रखना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट बात है। तो पहली बात, आपका एक माइंड रहना चाहिए कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितना हो सकता है उतना पूरा अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अगर एक भी क्वेश्चन छूटा है तो आई गेस 1 या 1.5 मार्क भी अगर मिलता रहेगा उसमें, समझो कुछ भी नहीं आ रहा पर थोड़ा बहुत तो लिख लिया, उसके आजू बाजू डेफिनेशन लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, तो 1 मार्क तो मिलेगा ही, और 1 मार्क बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिए, एक आईएएस ऑफिसर समझो एक नंबर पे है, एक नंबर पे है, और किसी का लिस्ट से नाम नहीं आया, एक दूसरे कैंडिडेट का लिस्ट में से नाम ही नहीं आया, तो उसका कितना मार्क्स का डिफरेंस रहता है? ऑलमोस्ट पता है, सिर्फ 40 मार्क्स का डिफरेंस था आईएएस में, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसमें। तो देखिए 40 मार्क्स कुछ भी नहीं है। हर एक पेपर में अगर आपने हर एक क्वेश्चन में आधा भी मार्क्स कर दिया तो 20 क्वेश्चन में आपके 10 मार्क्स हो गए, और 4 पेपर में तो इधर कितना हो गया, 20 मार्क्स, और ऑप्शनल के 2 मार्क्स पकड़े तो भी 40 मार्क्स। देखिए एक एक मार्क अगर आपने हर एक क्वेश्चन में से उठाना स्टार्ट किया तो भी आप सीधा आईएएस में पहुंच जाओगे। ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, केस स्टडीज इतने लंबे रहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, काफी लेंदी रहते हैं, उसको समझने में एक टाइम लगता है, फिर उसके प्रोज और कॉन्स लिखने में भी टाइम लगता है, तो उस पर ज्यादा टाइम देते हो, 15 मिनट ही देने चाहिए, तो उसको 20 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट भी देते। अभी एक ही केस स्टडी पे 20-25 मिनट दे दिया, तो बाकी का क्वेश्चन पेपर तो रह ही गया समझो, क्योंकि दूसरे भी केस स्टडी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, थेरी भी पार्ट सॉल्व करना है, तब तक आप फटीग में जाओगे। ठीक है। और जितना हो सकता है उतना आपको डेफिनेशन इंक्लूड कर दीजिएगा, उसके साथ एक एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाए तो। ठीक है। और केस स्टडीज में कैसा रहता है, पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए एथिकल और लीगल डिलेमा क्या है, अगर भले पूछा हो या ना हो, पर आपको ये लिखना ही है, डिलेमा लिखना ही है। ठीक है। फिर सिंपल फ्लो चार्ट, अभी देखिए फ्लो चार्ट क्यों बनाना है। अब आपको सुना रहेगा कि फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए आपका ये पेपर है, ये क्वेश्चन है, समझो इसमें बताया गया है कि सिविल सर्विसेज के वैल्यूज क्या रहते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपने सिविल सर्विसेज वैल्यूज थोड़ा सा डिफाइन किया या फिर वैल्यू डिफाइन किया, फिर सिविल सर्विसेज वैल्यूज क्या होते हैं वो बताया, फिर ये कौन से वैल्यूज रहते हैं वो आपको बताना है, तो आपने क्या किया, एक ऐसा सर्कल बनाया और सिविल सर्विसेज वैल्यूज लिखे, और इधर जितने वैल्यूज है वो लिख दिया। अभी देखिए, अभी जो एग्जामिनर है वो तो इंसान है, रोबोट तो नहीं चेक कर रहा, तो जब ये क्वेश्चन देखेगा ऊपर के ऊपर ही, तो उसे दिख जाएगा कि ये बाबा इसने कुछ तो बनाया है, तो जो वो टोन रहता है। अभी बाकी बच्चे क्या है, और एक बात बताता हूँ, क्योंकि आप जब आप मेंस लिखोगे ना, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहता है कि आपको, मतलब ये ख्याल भी आए कि फ्लो चार्ट बनाना है, तो आपको एक इंग्रेंड करना चाहिए, ये मसल मेमोरी में जाना चाहिए, जैसे आपको दिखा ये कुछ ना कुछ तो है, तो इसे इसमें अगर मतलब मिली सेकेंड में आपको थिंक करना है कि हाँ बाबा इसमें फ्लो चार्ट आ सकता है, तो उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, माइंड मसल कनेक्शन उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहता है, तो इसने काफी मतलब एक 40-50 कॉपीज ऐसे ही मोनोटोनस देखी कि भाई बस लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रही, उससे भी बोर हो जाता है। एक पॉइंट ऑफ एक एक माइंडसेट रहता है कि बस लिखे जा रहे हैं। अभी आपको अगर समझो 2 पैराग्राफ पढ़ने दिए और बार बार वही पढ़ना है आपको, और एक दूसरा पैराग्राफ है जो एक पैराग्राफ है, फिर बाद में कुछ तो ड्राइंग है, तो आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा और उसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दोगे क्योंकि उसने आपका टाइम बचाया। तो इसकी वजह से ये जो फ्लो चार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें कम टाइम, मतलब टाइम भी कम लगता है, प्लस जगह भी कम लगती है, और ज्यादा से ज्यादा मैसेज भी कन्वे जाता है। इसलिए फ्लो चार्ट भले ये भी इसी पेपर में नहीं, सभी पेपर में, इवन ऑप्शनल में भी जाता है, ये लागू होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ड्रॉबैक नहीं है। और जो भी अगर कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हो, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहना चाहिए, तो डेफिनेशन या फिर उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डेफिनेशन, फिर थियरी कौन सी रिलेट हो सकती है, एग्जांपल्स कौन से कर सकते हो, और कंक्लूजन में कोट्स भी डाल सकते हो, या फिर नॉर्मल कंक्लूजन भी कर सकते हो पॉजिटिव नोट पर। ठीक है। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल्स रहे तो वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहे तो आप बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको वो दिखना चाहिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, और जितना रियल लाइफ एग्जांपल रहेगा उतना वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है आंसर्स में। तो ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू।